लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता देश भर में रैलियां कर रहे हैं और इस चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 97 सीटों पर 18 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और इसके लिए प्रचार कल शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को धुआंधार प्रचार किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कल विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आतंकवाद, भ्रष्टाचार और गरीबी मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि विपक्षी दल उन्हें हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये बाबा साहेब के संविधान की ही ताकत है कि वंचित और शोषित वर्ग का व्यक्ति देश का राष्ट्रपति है, एक किसान परिवार का व्यक्ति उपराष्ट्रपति है और एक चाय वाला प्रधानमंत्री है। मेरे दिल में एक सपना, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, इतने बड़े शक्तिशाली लोग, लेकिन उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान में जो स्थान बनना चाहिए, ये यहां की राजनीति ने बनना नहीं दिया है। जातिवाद की राजनीति ने नहीं बनना दिया है। दुनिया में चेन्नई की चर्चा होती है, बेंगलुरु की चर्चा होती है, मुंबई की चर्चा होती है, अहमदाबाद की चर्चा होती है। मेरे उत्तर प्रदेश की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश सबसे आकर्षण का केंद्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा ताकतवर राज्य एक हाशिए में पड़ा रहेगा क्या? ये हमें मंजूर है क्या? मैं उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था में, देश की समाज व्यवस्था में सबसे नंबर 1 पर लाना चाहता हूं। मुरादाबाद में रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में वापस आती है तो किसान सौभाग्य योजना में 5 एकड़ जमीन की सीमा खत्म कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 60 साल की उम्र पूरी कर चुके किसानों और लघु उद्योग क्षेत्र के लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री ने गन्ना किसानों को भरोसा दिलाया कि चीनी मिलों में उनका 1 रुपया भी बकाया नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एसपी बीएसपी गठबंधन पर आरोप लगाया कि उन्होंने केवल जेल जाने के डर से हाथ मिलाया है। और इससे पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में उनके मूल स्थानों में बसाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का भारत विरोधी रवैया उनके घोषणा पत्रों में किए गए वायदों से उजागर हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में बीजेपी के पक्ष में 2014 से भी ज्यादा तेज लहर है। आपका सीना तन जाता है कि नहीं तन जाता है? एयर स्ट्राइक सुनते ही आपका गौरव होता है कि नहीं होता है? हर हिंदुस्तान को अभिमान होता है कि नहीं होता है? सेना का मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? वीरों का नाम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से सेना के प्रति कांग्रेस का रवैया रहा है, ये देखते हुए मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि कांग्रेस को कभी भी देश की सेना पर भरोसा नहीं था। दूसरे और तीसरे चरण के प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष आज गिर सोमनाथ के कोडिनार में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद बनासकांठा के डीसा में रैली और रोड शो करेंगे। और इससे पहले कल गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले कलोल विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी मौजूद रहे। रास्ते में पार्टी कार्यकर्ता और समाज के अलग अलग वर्गों और व्यापारियों के नेताओं ने उनका स्वागत किया। अंबेडकर सर्किल, रेलवे स्टेशन, टावर चौक, वखरिया क्रॉस रोड समेत शहर के अलग अलग इलाकों से होकर रोड शो गुजरा।
रोड शो शुरू होने वाले स्थान से करीब 7 किलोमीटर दूर पंचवटी हनुमान मंदिर पर जाकर समाप्त हुआ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल असम के सिलचर में रोड शो किया। उत्तर प्रदेश के बाहर उनका ये पहला चुनाव प्रचार था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने असम को विशेष दर्जा दिया था, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आते ही इसे हटा दिया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सिलचर में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें सरकार अभी तक सुलझा नहीं पाई है। सिलचर से कांग्रेस उम्मीदवार और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव के समर्थन में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। असम की सिलचर लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। सुष्मिता देव के खिलाफ बीजेपी ने राजदीप रॉय बंगाली को मैदान में उतारा है। जागरूक बनिए, वोट डालने जाएंगे तो मेरी ये बात याद रखिए, नीतियां और नियत दोनों सही होनी चाहिए। और आपको मालूम होगा कि कांग्रेस पार्टी के जो नए घोषणा पत्र में है, बहुत चीजें ऐसी चीजें लिखी हैं जो आपकी भलाई के लिए है। आपको घोषणा पत्र ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि वोट है, नेता आता है, भाषण देता है, हम जाके अपना मन बनाते हैं, लेकिन घोषणा पत्र पढ़िए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी और पश्चिमी यूपी के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया फतेहपुर सीकरी में साझा रैली को संबोधित करेंगे। इस सीट से पार्टी के उम्मीदवार राज बब्बर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद राहुल और प्रियंका अलीगढ़ और नगीना लोकसभा सीटों पर भी जनता को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश की तीनों सीटों फतेहपुर, सीकरी, अलीगढ़ और नगीना में 18 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा। बीएसपी प्रमुख मायावती आज अलीगढ़ और अमरोहा में जनसभा को संबोधित करेंगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज कासगंज और मुरादाबाद में प्रचार करेंगे। कर्नाटक में दूसरे चरण में 14 संसदीय सीटों पर कुल 241 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन 14 सीटों पर कल शाम प्रचार थम जाएगा। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हैं। कर्नाटक में दूसरे चरण में केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, निखिल कुमारस्वामी, बीके हरिप्रसाद और एम वीरप्पा मोइली समेत कई दिग्गज मैदान में हैं। राज्य में बाकी बची सीटों पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। और आइए सीधा रुख करते हैं बंगलुरु का, जहां से हमारी संवाददाता कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। कृति, कल शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा दूसरे चरण के लिए। इन 14 सीटों पर कई बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। क्या कह रही है वहां की चुनावी फिजा? जी अमृता, देखिए अगर भाजपा की बात करें और 2014 की बात करें तो भाजपा ने कर्नाटका में 17 सीटें जीती थी और इस बार भाजपा का टारगेट है 20 से 22 सीटों को जीतने का। लगातार भाजपा कह रही है कि यहां पर प्रधानमंत्री जो हैं उनका करिश्मा काम आएगा और जितनी भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, आपने देखा लगातार प्रधानमंत्री यहां पर चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। वो तीखा प्रहार कर रहे हैं कांग्रेस जेडीएस अलायंस पर, वो करप्शन का एलिगेशन लगा रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि बीजेपी एक स्टेबल सरकार दे सकती है। वही अगर कांग्रेस जेडीएस कंबाइन की बात की जाए तो वो भी बीजेपी पर तरह तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो चुनौती है कांग्रेस जेडीएस के सामने वो है वोट ट्रांसफर की, कि क्या जेडीएस के वोट कांग्रेस को ट्रांसफर होंगे, क्या कांग्रेस के वोट जेडीएस को ट्रांसफर होंगे, क्योंकि दशकों से ये दोनों ही दल एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं। तो दोनों पार्टी के नेता इस पर लगातार काम कर रहे हैं और इनफैक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने भी अपने वर्करों से यही कहा कि आपको अपना वोट और अपना समर्थन जेडीएस प्रत्याशी को, जो ओल्ड मैसूरू रीजन है जहां पर आपने बताया कि निखिल देवेगौड़ा हैं जो कि एचडी देवेगौड़ा के ग्रैंडसन है, वो सब पूरे ओल्ड मैसूरू रीजन में है जहां पर ट्रेडिशनली कांग्रेस और जेडीएस एक दूसरे के सियासी दुश्मन रहे हैं। तो इन्हीं सभी बातों को मद्देनजर देखना होगा कि किस तरह से यहां पर चुनावी सियासी रंग किस तरह से आता है। और अब 18 को यहां पर पहले फेज में जो कर्नाटक है उसमें मतदान बहुत दिलचस्प है ये मुकाबला। शुक्रिया कृति इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और दूसरे चरण में 18 अप्रैल को तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव एक ही चरण में होंगे। नतीजे 23 मई को घोषित किए जाएंगे।
पिछली बार अन्नाद्रमुक को यहां से 37 सीटें मिली थीं। बीजेपी ने एआईएडीएमके से गठबंधन किया है। मुकाबले के लिए स्टालिन ने कांग्रेस समेत 8 दलों का गठबंधन तैयार किया है। तमिलनाडु के दूसरे खेमे यानी कि एआईएडीएमके के ई पलानीस्वामी और ओ पनीरसेल्वम ने बीजेपी के साथ गठजोड़ किया है। और सीधा रुख करेंगे चेन्नई का, जहां से रजत केन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रजत, तमिलनाडु की राजनीति बेहद दिलचस्प है। हम देख रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियों का क्षत्रप है, लेकिन जिस तरीके का गठजोड़ हुआ है, सभी सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। किस तरह चुनावी प्रचार चरम पर है और क्या समीकरण? रजत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो अपने संवाददाता का रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बेहद दिलचस्प दूसरे चरण में 18 अप्रैल को तमिलनाडु की सभी यानी कि 39 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव एक ही चरण में संपन्न होगा। नतीजे 23 मई को घोषित किए जाएंगे। और पिछली बार अन्नाद्रमुक को यहां से 37 सीटें मिली थी, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें। बीजेपी ने एआईएडीएमके से गठबंधन किया है इस बार, और मुकाबले के लिए स्टालिन ने कांग्रेस समेत 8 दलों का एक गठबंधन तैयार किया है। और ओडिशा के दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। दूसरे चरण में ओडिशा की 5 लोकसभा सीट कंधमाल, बोलांगीर, अस्का, सुंदरगढ़ और बारगढ़ के लिए 18 अप्रैल को मतदान होना है। इसके साथ ही ओडिशा में विधानसभा की 35 सीटों के लिए भी 18 अप्रैल को ही मतदान होना है। ओडिशा में त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां पे बीजेडी के सामने बीजेपी और कांग्रेस कड़ी चुनौती दे रही है। ओडिशा में चुनाव प्रचार जोर पकड़ने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्य में प्रचार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ओडिशा में चुनाव प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ राउरकेला, अंगुल और फुलबनी में सभाओं को संबोधित करेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ओडिशा के बारगढ़ और बोलांगीर में प्रचार करेंगे। तो चुनाव प्रचार जो है वो अपने चरम पर है। दूसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ओडिशा में चुनाव प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ राउरकेला, अंगुल और फुलबनी में सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बारगढ़ और बोलांगीर में प्रचार करेंगे। अठारह अप्रैल को मतदान होना है और आपको बता दें कि ओडिशा में विधानसभा की 35 सीटों के लिए भी 18 अप्रैल को ही मतदान होना है। उड़ीसा में त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां पर बीजेडी के सामने बीजेपी और कांग्रेस की कड़ी चुनौती है। ये त्रिकोणीय मुकाबला चलिए रुक कर लेते हैं एक बार फिर से रजत केन का, हमारे संवाददाता जो कि चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, चेन्नई की बात करें तो कितना दिलचस्प है इस बार मुकाबला, क्या कुछ समीकरण नजर आ रहे हैं यहाँ पे? अमृता, बात सिर्फ चेन्नई की नहीं, बात अगर तमिलनाडु की करें तो इसमें इस बार जो है ये बात साफ है कि जो तमिलनाडु के राजनीति के दो बड़े दिग्गज रहे हैं करुणानिधि और जयललिता, वो इस टाइम नहीं है। उनका देहांत हो गया है। तो उसके बाद जो बागडोर संभाली है उनकी पार्टीज की अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी ने, यहाँ पे जो है समीकरण काफी बदलते नजर आ रहे हैं। हम अक्सर देखते आए हैं कि जब भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो उसमें एक लैंडस्लाइड रही है, चाहे वो डीएमके के अलायंस की हो, चाहे वो एडीएमके के अलायंस की हो। 2004 और 9 में जो है डीएमके कांग्रेस अलायंस ने बाजी मारी थी और 2014 में 37 सीटों के साथ एडीएमके अलायंस ने पूरा क्लीन स्वीप किया था। इस समय जो है कई फैक्टर्स हैं जो कि एडीएमके बीजेपी और साथ में 4 अन्य पार्टी हैं, उनका एक अलायंस है, और दूसरी तरफ जो है डीएमके कांग्रेस और 5 अन्य पार्टी हैं, उनका अलायंस है। तो डीएमके के सामने इस समय चुनौतियां काफी ज्यादा हैं, कड़ी हैं, और खासकर की जो टीटीवी दिनाकरण, जयललिता की जो एक सहेली रही हैं, जो एड रही हैं शशिकला, उनके जो भतीजे हैं वो चुनाव में लड़ रहे हैं।
और थेवर कम्युनिटी यहाँ की काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी मादा रखने वाली जो यहाँ की कम्युनिटी है, थेवर कम्युनिटी, उसका वोट जो है टीटीवी दिनकरन की तरफ जाता हुआ कई लोग बोल रहे हैं हो सकता है। तो ऐसे में एडीएमके को कुछ नुकसान हो सकता है। जी रजत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तमिलनाडु से रजत केन जानकारी दे रहे थे। और चलिए रुक कर लेते हैं सुंदरगढ़ से हमारे साथ अनु दीवान जुड़ी हुई हैं। अनु, अगर उड़ीसा की बात करें, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ, चुनाव प्रचार भी अपने चरम पर है। आज भी कई सारे वहां पर रोड शो और चुनावी सभाएं हैं। जानना चाहेंगे वहां की चुनावी फिजा के बारे में। बिल्कुल अमृता, जो दूसरे चरण का चुनाव प्रचार है वो कल थम जाएगा, लेकिन चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा हुआ है। आज यहाँ पे योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। नवीन पटनायक यहाँ पे चुनाव प्रचार करेंगे। बुलांगीर में वो चुनाव प्रचार करेंगे जहाँ पे दूसरे चरण का चुनाव है। और साथ ही में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे चरण में जहाँ पे चुनाव है, भुवनेश्वर और संबलपुर, वहाँ पे अपना चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन ये दूसरा जो चरण है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस विधानसभा सीटों से यहाँ के सीएम नवीन पटनायक चुनाव लड़ रहे हैं, उन पे दोनों पे ही दूसरे चरण में मतदान होना है, हिंजली और बेजीपुर। वहीं अगर सुंदरगढ़ की बात करें तो सुंदरगढ़ भी एक वो महत्वपूर्ण सीट आ जाती है, क्योंकि यहीं से ये वो सीट है जो पिछली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती थी। साथ में कंडमाल अगर सीट की बात करें तो ये सारी सीटें जो हैं बेहद महत्वपूर्ण है हर एक पार्टी के लिए। कंडमाल सीट की अगर बात करें तो राज्यसभा सांसद जो बीजेडी से हैं वो इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो दूसरा चरण है ये बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प है, क्योंकि हर पार्टी के लिए सारी ही पांचों की पांचों लोकसभा सीटें और साथ में विधानसभा सीटें बेहद महत्वपूर्ण गिनी जा रही हैं। आप अगर देखें, एक तरफ नवीन पटनायक, वो उनके लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए एक उम्मीद की किरण जागती है, क्योंकि ये जो बेल्ट है ये ट्राइबल बेल्ट आता है। तो बीजेपी का जो शुरू से दाव रहा है वो ट्राइबल बेल्ट पे रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुरू से इसी इलाके में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। जी अमृता। जी बहुत शुक्रिया अनु इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और आपको बता दें कि दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर भी मतदान होना है। पंचानंद मिश्रा हमारे साथ सीधा जुड़े हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। पंचानंद, पश्चिम बंगाल की बात करें तो चुनाव प्रचार चरम पर है, वहां पर क्या चुनावी समीकरण बन रहे हैं? मुकाबला कितना दिलचस्प नजर आ रहा है? देखिए, अगर इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल शायद एक ऐसा राज्य है जहां पर कि सबसे ज़्यादा दिलचस्प मुकाबला भी है और सबसे ज़्यादा कड़ी फाइट है वो मानी जा रही है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर राज्य में सरकार है और बीजेपी पहली बार ऐसा दावा कर रही है कि लगभग 23 सीटें यहाँ की 42 सीटों में से वो जीतेंगे। हालांकि बीजेपी के अभी यहाँ पर 2 सीटें हैं और उन 2 सीटों में से जो एक सीट बीजेपी की पिछली 2 बार से है, वो वहाँ दार्जिलिंग में हम खड़े हुए हैं। दार्जिलिंग की जो लोकसभा सीट है उसमें हम लोग मौजूद हैं और सिलीगुड़ी में है। और भारतीय जनता पार्टी पहली बार उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उसका जो आधार है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही, क्योंकि जो स्थानीय स्तर पर जो मुकाबला है अब सीधा तृणमूल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नजर आ रहा है। एक जो बड़े फोर्स हुआ करते थे यहाँ पर, लेफ्ट डोमिनेटेड सीपीएम का गढ़ हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे है और सीधा मुकाबला अब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। और बीजेपी ने इस बार यहाँ पर अपना कैंडिडेट जो आलूवालिया थे, एस आलूवालिया, उनको बदला है और उसको बदलकर राजू बिष्ट को नया कैंडिडेट बनाया है। तो निश्चित तौर पर दार्जिलिंग के साथ साथ पूरे उत्तर बंगाल में जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी अपने अनुकूल मान रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर उत्तर बंगाल में ममता बनर्जी पिछले 10 दिनों तक रही थी और अब फिर से एक अगला 10 दिनों का प्रवास उनका पहली बार ऐसा हो रहा है और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो क्षमता है, जो ताकत है, यहाँ पर बढ़ सकती है और उससे मुकाबला करने के लिए उनको कैंप भी करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आसनसोल और दार्जिलिंग इन 2 सीटों के बाद अब अपने जनाधार को लगातार बढ़ाने की कोशिश में है। लेकिन एक जो यहाँ पर जो माहौल में नजर आता है, एक तो जो राजनीतिक हिंसा की जो बात होती है वो उसकी झलक कहीं ना कहीं दिखती है और वो एक चुनाव के लिए चिंता की बात है। हालांकि चुनाव आयोग ने पूरी कोशिश की है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराया जा सके। अमृता। जी बिल्कुल। पंचानंद, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी और तृणमूल के ही बीच मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है, ऐसे में कांग्रेस इस समय पूरे प्रदेश में कहां दिख रही है? जी देखिए,
जब 2018 के जो चुनाव हुए थे उसमें काफ़ी पिछड़ी हुई स्थिति में थी कांग्रेस, और एक जो राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का महागठबंधन बनाने की कोशिश की गई थी, यहाँ पर भी कोशिश हुई थी, क्योंकि पिछले 2016 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो वहाँ पर लेफ्ट यानी सीपीएम और कांग्रेस ने चुनाव मिलकर लड़ा था, और ये कोशिश इस बार लेफ्ट की थी कि किसी तरह कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो जाए तो दोनों पार्टियां मिलकर कम से कम एक मुकाबला कड़ा दे सकती हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस इतनी बड़ी नजर आ रही है कि सीधा मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता बीजेपी पार्टी के बीच में। बहुत शुक्रिया पंचानंद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। सूची में उत्तर प्रदेश के 16 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीएसपी की तरफ से जारी सूची में गाजीपुर सीट से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी का भी नाम है। वहीं सुल्तानपुर से चंद्रभद्र सिंह को टिकट दिया गया है। इसके अलावा प्रतापगढ़ से अशोक कुमार त्रिपाठी मैदान में है। पार्टी इन 16 नामों के साथ अब उत्तर प्रदेश में 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अपनी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह को हरियाणा के हिसार से टिकट दिया है। बीजेपी की इस लिस्ट में हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इसके साथ ही बीजेपी अब तक 413 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। महाराष्ट्र में नक्सल पीड़ित गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज फिर से मतदान हो रहा है। इसके लिए वोटिंग जारी है। इनमें 1 वाटेल और गारडेवाड़ा में 3 मतदान केंद्र शामिल हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर दोपहर बाद 3 बजे समाप्त होगा। पहले चरण के मतदान के बाद इन केंद्रों में चुनाव कर्मियों के एक दल के वापस लौटते समय सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और 2 और जगहों पर आईडी विस्फोट हुआ था।